हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। हम क्लास 12 अकाउंटेंसी में कंपनी अकाउंट्स के अंडर इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर चुके हैं। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो चलिए आज देखते हैं फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि ये डिबेंचर्स क्या होते हैं और इनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जो शेयर्स हैं उन्हें कैपिटल रेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है, मतलब एक ऐसा एवेन्यू है जिस तरीके से कंपनी पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है। डिफरेंट केसेस भी हमने समझे थे, लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है या फिर पब्लिक सब्सक्रिप्शन या इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है। तो डिबेंचर क्या है? देखिए, इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, ए कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस में बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो मतलब डिबेंचर्स भी एक ऐसा तरीका ही है शेयर्स के एडिशन में, शेयर्स के अलावा एक और ऐसा जरिया है जिससे एक कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस की अपनी रिक्वायरमेंट्स यानी कि पैसों को लेकर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती है। और डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, मतलब जिस पर कंपनी का स्टैंप लगा हुआ होता है, कॉमन सील लगी हुई होती है जो कि ये सबूत देती है कि हाँ, ये जो पैसा है वो कंपनी ने बोरो किया हुआ है। तो इसलिए डिबेंचर बन क्या जाता है? डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, क्योंकि देखो आपको यहां पर कहा गया कंपनी पैसा बोरो कर सकती है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो इसलिए उधार जो है वो उधारी को दर्शा रहा है ना। डिबेंचर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन रहा है रिटन फॉर्म में, क्योंकि यहां पर आपको बोला है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट ओरल थोड़ी ना होता है, सर्टिफिकेट तो रिटन फॉर्म में होता है। तो इसलिए डिबेंचर एक रिटन फॉर्म में एक एक्नॉलेजमेंट है जो ये एक्नॉलेज कर रहा है, सबूत दे रहा है कि ये एक डेट है जो कि कंपनी ने लिया हुआ है, एज दीज आर इशूड अंडर दी सील ऑफ दी कंपनी, क्योंकि इन पर कंपनी की कॉमन सील, कॉमन स्टैंप भी लगी हुई होती है। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट का जो यहां पर एक जिक्र आया, ये एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली शेयर्स के केस में भी शेयर सर्टिफिकेट एग्जिस्टेंस में आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि किसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखी हुई होती हैं। तो ऐसा ही कुछ डिबेंचर सर्टिफिकेट है। इट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। क्योंकि इसमें डिबेंचर्स और शेयर्स में हम फर्क पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा और भी डिफरेंसेस के बारे में, लेकिन एक हल्का सा जिक्र अगर मैं आपके साथ करूं तो यहां पर है कि ये जो डिबेंचर्स है ना, इन्हें ज्यादातर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्हें इशू किया जाता है, जिसमें रीपेमेंट को लेकर सारी की सारी कंडीशंस भी साथ में मेंशन होती हैं कि कौन सी स्पेसिफिक डेट को रिडम्पशन की जाएगी, मतलब रीपेमेंट की जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, क्योंकि लोन पर ब्याज हम पे करते हैं, डेट पर हम हमेशा इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आप किसी से उधार लो तो आपको बदले में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसमें इसलिए क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड परसेंट, मतलब अब ये चीज भी आपको पता चल गई कि जो इंटरेस्ट डिबेंचर्स के केस में पे किया जाता है वो इंटरेस्ट एक फिक्स्ड परसेंटेज के अंडर, मतलब फिक्स कर लिया जाता है, तय कर लिया जाता है, और वही फिक्स्ड अमाउंट जो है वही फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट की अमाउंट पे करते हैं। तो अगर हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें डिबेंचर्स की क्या है, वो बेसिकली इससे ज्यादा खास क्लियर नहीं होता जितना हम इस मीनिंग से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार डिफाइन डिबेंचर आ जाता है, तो इसलिए हमें स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बहुत जरूरी बन जाती है उस केस में। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर्स क्या हैं? डिबेंचर्स बेसिकली इंक्लूड करते हैं डिबेंचर स्टॉक को, बॉन्ड को, या किसी और सिक्योरिटी को कंपनी की
वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब जैसे अगर हम उधार लेने जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक हमसे कुछ चीज गिरवी मांगता है ना कि सिक्योरिटी दिखाओ फिर ही हम आपको लोन जारी करेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। कंपनी अगर उधार की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में अगर पैसा ले रही है, डिबेंचर्स की फॉर्म में पैसा ले रही है, तो उस केस में हो सकता है कंपनी के डिबेंचर्स किसी एसेट, कंपनी की किसी एसेट के रिगार्डिंग एक सिक्योर्ड नेचर के भी हों, जिसलिए हम उसे कहेंगे कि वो कंपनी के एसेट्स पर एक चार्ज है कि अगर पैसा कंपनी ना चुका पाई तो कंपनी के उस एसेट्स को बेचकर हम पैसा वसूल कर लेंगे। लेकिन अब अगर हम और ज्यादा डिबेंचर्स को समझें तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए डिबेंचर्स को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल वही है जो हम यहां पर अभी अभी मीनिंग में क्लियर कर चुके हैं। डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। तो मतलब ये लिखित रूप से एक प्रूफ बन जाता है एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में कि कंपनी ने उधार लिया हुआ है। सेकंड, अगर हम देखें तो फिर से ये वही पॉइंट है जो हम मीनिंग में क्लियर कर चुके हैं कि एक डिबेंचर जो है वो कंपनी की कॉमन सील के अंडर, कॉमन स्टैंप के अंडर इशू किया जाता है। फिर देखिए, फिर से वही पॉइंट, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ फिक्स्ड डेट, कि इस सर्टिफिकेट में ऐसी टर्म्स और कंडीशंस सब लिखी हुई होती हैं जिसमें साथ में ये चीज भी स्पेसिफाई होती है कि कौन सी पर्टिकुलर डेट को प्रिंसिपल सम की रीपेमेंट की जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली एक स्पेशल पॉइंट बताया गया है। एमसीक्यूज की फॉर्म में ये बहुत काम आ सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है no company is allowed to issue debentures having a maturity date of more than 10 years from the date of issue। मतलब मैक्सिमम लिमिट आपको 10 साल बताई गई है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है, लाइक वो बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह, इन सब चीजों में अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करती है, उस केस में अगर वो डिबेंचर्स जारी करती है, इशू करती है, तो वो मोर देन 10 इयर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन 30 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते हैं। तो आपको 10 to 30 वाली रेंज यहां पर बता दी इस पॉइंट में। नेक्स्ट देखिए, यूजुअली द डिबेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया था कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिसे आम तौर पर कूपन रेट कह दिया जाता है। और डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स एट दिस स्पेसिफाइड रेट एज मेंशन्ड इन दी सर्टिफिकेट। तो फिर से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली या तो हाफ ईयरली बेसिस यानी कि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली, या फिर एनुअली या सेमी एनुअली, मतलब वही वो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली रीपेमेंट की जा सकती है। लेकिन एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट, इंटरेस्ट की पेमेंट डिबेंचर होल्डर को जरूर की जाएगी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कि हमने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली जो हमें वो सेक्शन 2 वाली डेफिनेशन दे रखी थी, उसमें भी ये पॉइंट आया था कि चार्ज ऑन दी एसेट ऑफ अ कंपनी है। तो यहां पर क्या बन गया कि डिबेंचर जो है वो एक सिक्योर्ड नेचर की सिक्योरिटी बन गई। दिस मीन्स दैट if the company is unable to pay the debentures as per the terms of the issue, the debenture holder can move to the court and realize their money by getting the assets of the company sold। वही सेम बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, नहीं पैसे पे कर पाती, पेमेंट नहीं कर पाती, तो उस केस में डिबेंचर होल्डर जो है वो उन पर्टिकुलर एसेट्स को जिनके अगेंस्ट डिबेंचर्स को सिक्योर किया गया है, सेल कर पैसा रियलाइज कर सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर जो है वो क्या है? Funds raised by the issue of debentures are of long-term nature and usually the debentures are repaid after a long period। जैसे 7 years है, 10 years है,
ठीक है, या फिर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स कैसे बताए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वाला कंसेप्ट अभी अभी हमने समझा है। तो एज सच द लोन रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है ना, तो इसलिए एक तरीके का लोन है ना, तो इसलिए इसे लोन कैपिटल भी कई बार कह दिया जाता है, जैसे शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल कहा जाता था। तो आई होप कि आपको डिबेंचर का मीनिंग और डिबेंचर के फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखिए, हमने जो अभी अभी एक डेफिनेशन रीड आउट की थी, उसमें हमें बॉन्ड नाम का एक कंसेप्ट आया था, तो मैं इसे भी इसी पर्टिकुलर सेशन में कवर अप कर रही हूं कि बॉन्ड क्या होते हैं। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर। ट्रेडिशनली bonds had been issued by the government, but nowadays these are also being issued by various semi-government and non-government organizations। तो ये somewhat debentures की तरह ही मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मेन डिस्टिंक्शन जो है वो क्या है? मेन डिस्टिंक्शन डिबेंचर और बॉन्ड के केस में है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। डिबेंचर्स जो हैं वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू किए जाते हैं, लेकिन बॉन्ड्स जो हैं वो एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना इशू किए जाते हैं। विदाउट लिखा हुआ है, विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन द केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो अब आपको यहां पर बॉन्ड्स के आगे कैटेगराइजेशन के केस में बता दिया, बॉन्ड्स कोई और एक्सप्लेन करते हुए कि इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले फिक्स नहीं किया जाता है। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं वो आपको आगे वाले लाइन में बता रहे हैं। अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड इज वन विच इज इशूड विदाउट प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही वो बॉन्ड की कैटेगरी में आ गया। एंड इट्स इशू प्राइस इज हेविली डिस्काउंटेड। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती। तो इसका मतलब है कि इसे जिस प्राइस पर इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, निर्गमित किया जाता है, वो हेविली डिस्काउंटेड पर किया जाता है। लाइक सपोज अगर 1000 फेस वैल्यू है हमारे डिबेंचर की या बॉन्ड की, तो हम अगर उसे 500 के अकॉर्डिंगली इशू करते हैं, हैवी डिस्काउंट हो गया ना, 50% कम प्राइस पर इशू किया गया है, तो इसे हम कहेंगे डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अब देखो फायदा क्या, क्यों इशू किया जाए डिस्काउंट पर? द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस represents the total interest to be spread over the duration of the bond। कि जब इनकी रीपेमेंट की जाएगी तो ये 1000 के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 500 वाली चीज जब आपने उधार दिया था कंपनी को तो आपने 500 रुपए दिए थे, लेकिन जब आपको कंपनी वापस कर रही है पेमेंट तो 1000 रुपए कर रही है, 500 रुपए आपको ज्यादा ही मिल रहे हैं ना, तो दैट पर्टिकुलर डिफरेंस विल एक्चुअली बी टर्म्ड एज इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया है। तो ए प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली पढ़ना है। तो जब हम डिबेंचर्स का कंसेप्ट, इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझेंगे तो ये इटसेल्फ हमें क्लियर होने लग जाएगा कि किस तरीके से हम डिबेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल उसकी लाइफ टाइम के अकॉर्डिंगली चार्ज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट बॉन्ड्स। अब देखो, अब एक और कंसेप्ट हमारे पास जिक्र में आया था जो कि हमें डेफिनेशन में था, वो था डिबेंचर स्टॉक। अब ये डिबेंचर स्टॉक क्या होता है मैं ज्यादा इन डिटेल इनके बारे में नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन हाँ एक हल्का सा कंसेप्ट जो बताना चाहूंगी वो ये है कि ये जो डिबेंचर स्टॉक होते हैं वो जैसे नॉर्मल डिबेंचर्स के केस में भी एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वैसे ही इन डिबेंचर स्टॉक के केस में भी आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन्हें भी फिक्स्ड इंटरवल पर, मतलब एक फिक्स्ड पेमेंट की जाती होती है इंटरेस्ट की फॉर्म में। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं, जैसे वो हमने अभी अभी बोला कि दे आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी, लेकिन ये जो डिबेंचर स्टॉक होते हैं वो एक ट्रस्ट डीड के अंडर सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है
कि जैसे हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का जब एक डिफरेंस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इक्विटी वालों को प्रेफरेंस वालों के बाद में पेमेंट होती है, प्रेफरेंस वालों को पहले प्रेफरेंस मिलती है। तो यहां पर ये जो डिबेंचर स्टॉक वाला कंसेप्ट होता है ना, इनकी बारी नॉर्मल रेगुलर डिबेंचर्स के बाद आती होती है। तो मतलब जैसे कंपनी जब लिक्विडेट होती है तब हम इक्विटीज को या अपनी ऑनरशिप कैपिटल्स को यूज करते होते हैं, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहां पर है कि इस डिबेंचर स्टॉक का इस्तेमाल भी ज्यादातर तभी किया जाता है। हमें ज्यादातर इन डिटेल जो आएगा वो डिबेंचर्स के केस में आएगा कि डिबेंचर्स को कैसे इशू करना है या इनको कैसे रिडीम करना है। ये वाला चैप्टर जो अभी हमने आज स्टार्ट किया है ये इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग ही है, तो इसलिए इनके बारे में हमें इतना डिटेल नहीं आएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जितना भी हल्का सा एक मीनिंग कवर किया है डिबेंचर्स का, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले हमारे सेशंस में हम बहुत अच्छा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करने वाले हैं डिबेंचर्स के रिगार्डिंग भी। सो काइंडली डू सम ऑनर्स, वीडियोस को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।